तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कोशिका के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। ये जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ये रेलवे एग्जाम 2025 2024 में, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, पूछे गए सारे सवाल लिया क्या है और इसका व्याख्या सहित हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो याद रखिएगा 1665 क्या बोल रहा है, 1665। तो 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछ देगा 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। अगर पूछेगा आपसे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, याद रखिएगा मैथियस जैकब्स लाइडेन और थियोडोर सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका व्याख्या भी वही कह रहा है जो आपको अभी हम जस्ट बताएं। कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। याद रखिएगा तालाब के जल में जीवित कोशिका, भी जस्ट आपको हम बताए थे, जीवित कोशिका की जब भी बात करेगा तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। और यह जो था तालाब के जल में जो था इन्होंने पहली बार देखा था, उसको नाम बोला था, या तो ये बैक्टीरिया हो सकता है या तो ये प्रोटोजोआ हो सकता है, दोनों में कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकता है। ये जीवित कोशिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या वही देखिए, व्याख्या क्या कर रहा है, 1674 में एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार सूक्ष्मदर्शी क्या माइक्रोस्कोप के माध्यम से जीवित कोशिका की खोज किया था और उसको कहा कि एमनी ल्यूकस, क्या क्या एनिमल ल्यूकस कहा, और उसका नाम या तो बैक्टीरिया बोला या तो प्रोटो बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के अनुसार यह होता है। तो याद रखिएगा ये बोला था, किसने बोला था, तो रोडोल्फ विर्चो ने। इसको कहते हैं यानी जितना भी कोशिका उसका एक मदर सेल होगा और मदर सेल के अकॉर्डिंग वो नई कोशिका का निर्माण होगा, मतलब पूर्ववर्ती कोशिका के निर्माण से मिलता जुलता नई कोशिका का निर्माण होगा। यह कथन रॉबर्ट विर्चो का था। अगर बोलेगा ये रॉबर्ट ब्राउन, तो याद रखिएगा इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था। किसने न्यूक्लियस की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं पहले इसका। व्याख्या कह रहा है, रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में यह प्रसिद्ध कथन दिया था कि मतलब जितना भी कोशिका होगा उसका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के अकॉर्डिंग ही होगा, और जिसको इन्होंने मतलब बायोलॉजी की भाषा में कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये भी क्वेश्चन पूछा है, क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि से मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। और याद रखिएगा कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। और ऊतक का कार्य होगा या जितना भी ऊतक होगा सब एक समान होगा और एक प्रकार का ही कार्य करेगा। और ऊतक का समूह को अंग कहते हैं और अंग का समूह को अंगतंत्र कहते हैं, और अंगतंत्र मिलकर ही हमारा बॉडी का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए सबसे पहले इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए कोशिका में जो कोशिका अगर होगा तो वहाँ पे क्या, राइबोसोम होगा। राइबोसोम का काम होता है क्या, मतलब ये प्रोटीन का संश्लेषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसको कहते हैं पावर हाउस कहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका निर्माण करेगा इसका कार्बोहाइड्रेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता से संबंधित कथन का चयन कीजिएगा। यार आपको हम जो बता रहे हैं बस वो ध्यान में रखिएगा। प्रोकैरियोट कोशिका 2 प्रकार को हम लोग बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हम लोग जितना भी चाहे प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, हम लोग आते हैं एनिमल सेल में। ये सभी को क्या हो जाता है, हमारा प्रोकैरियोटिक हो जाता है, और सॉरी यूकैरियोटिक हो जाता है। और प्रोकैरियोटिक जब भी होगा तो याद रखिएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 क्रोमोसोम होगा। क्या होगा, ओनली 1 क्रोमोसोम होगा। और साथ ही प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम में बोले तो 70S राइबोसोम। उसके अलावा कुछ भी जितना आप जानते हैं कोशिका के बारे में एक भी चीज़ वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। इसको ध्यान रखिए, क्या पाया जाएगा, ओनली 1 क्रोमोसोम और राइबोसोम। राइबोसोम में भी होता है 70S राइबोसोम, जहाँ एस होता है हमारा सेडिमेंट होता है। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वही कह रहा है व्याख्या में कि प्राकेंद्रिय की इसी कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आमतौर पर एक गोलाकार गुणसूत्र होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीवों की शरीर का रचना जो मतलब एक समान और सरल होती है। और याद कि इसमें लिंग क्षमता नहीं होती है, इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक। इसमें लिंग की क्षमता उसको लैंगिक जिसमें नहीं होती उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 नंबर, कौन सा कोशिकांग कोशिकाओं का शक्ति क्रिया, अभी जस्ट बताए थे आपको शक्ति क्रिया बोले में, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस। पावर हाउस कहते हैं। तो इसका निर्माण हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ही को ही कहते हैं पावर हाउस हमारे शरीर का। इसको ये क्या है,
पावर देता है, याद रखिएगा। पूछेगा इसका खोज किसने किया, देखिएगा अल्टमैन ने, किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, याद रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आप दरोगा भी दीजिएगा उसमें भी पूछेगा, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी पूछेगा, पुलिस का भी एग्जाम में पूछे, ये इतना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मत कहिए। एटीपी आपको या तो दे देगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं ऊर्जा मुद्रा, क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली में क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कह रहा है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो ऑप्शन आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है। 1 नंबर ऑप्शन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। बी नंबर कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। सी नंबर कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित है। सी नंबर तो सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि भाई साहब हम लोग तो आ रहे हैं इसी में यूकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक तो पूरा डेवलप होता है, पूरा डेवलप होता है, और प्रोकैरियोटिक जो होता है उतना डेवलप नहीं होता है। और प्रोकैरियोटिक हम लोग रखते हैं मोनेरा जगत, क्या रखते हैं उसमें, मोनेरा जगत को रखते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए इसका आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बता देते हैं। यह नंबर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कोशिका झिल्ली में दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है, कहते हैं सिलेक्शन पेरिमेबल परत, क्या कहते हैं, अनिश्चयात्मक परागम्य परत। और याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हम टिक लगा रहे हैं, याद रखिएगा निकलसन और सिंगर, जिसको कहते हैं सिंगर और निकलसन ने 1972 में प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मॉडल क्या दिया था, फ्लूइड मॉडल दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत भी बार पूछा। और याद रखिएगा एक होता है क्या, पारगम्य। पारगम्य जब भी आएगा जहाँ पे वर्ड पारगम्य जैसे आएगा, आपको माइंड में दौड़ाना कि पारगम्य मतलब अर्ध पारगम्य में भी क्या होगा कि हमारा जो मूवमेंट होगा जल का वो होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, याद रखिएगा अर्ध पारगम्य में। चलिए अर्ध पारगम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रासरण का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रासरण पूछेगा, काजू का फूलना, किशमिश का फूलना, ये सब जितना भी फूलता है प्रासरण के द्वारा ही फूलता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, पानी में नमक का घुलना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, जीवों में कोशिका O2 लेना CO2, ये तो हमारा श्वसन हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, याद रखिएगा। एक कोशिका क्या है, एक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक कोशिका द्वारा जल में पाए जाने वाले जीवाणु और जल प्राप्त करना। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है प्रासरण, आपको जस्ट बताया प्रासरण जैसे बोला आपको माइंड में दौड़ाना है, अर्धपारगम में क्या बोलेगा, अर्धपारगम, और अर्धपारगम में जैसे बोलेगा तो हमारा जल का मूवमेंट हो जाएगा उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की, और ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अर्धपारगम में मतलब कि कुछ पदार्थ को जाने देगा, कुछ पदार्थ को नहीं जाने देगा। अगर पारगम में होता तो पूरा एकदम आर पार हो जाता, आने जाने देता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका ACR, अभी जस्ट बताए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, ACR और RER। ACR को कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और याद रखिएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट कोट में कहते हैं SER, इसका जो होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि जो कहता है कि क्या कहते हैं इसको बोल सकते हैं आपको, जहर को सोखने का काम करता है। बहुत बार देखे होंगे कि कोई थोड़ा मात्रा में कभी कोई जहरीला पदार्थ खा लेते तो उसको ये नष्ट करने का काम करता है। इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, ACR का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ACR का पूर्ण रूप होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मुख्य कार्य देखिए क्या है, मुख्य कार्य लिपिड का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन का। देखिए ACR कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा और RER प्रोटीन का निर्माण करेगा। और याद रखिएगा ACR स्मूथ होता है, क्या एकदम चिकना होता है, और RER जो होता है हमारा वो खुरदीला होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा,
पादप में पूछेगा भाई कितना आवरण, कितना झिल्ली, तो याद रखिएगा 2 झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। पूछेगा पहला आवरण क्या होता है, तो याद रखना है आपको, पहला आवरण होता है कोशिका भित्ति और सेकेंड परत होता है कोशिका झिल्ली। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फिर से देखिए, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित बोल रहा है, सबसे पहले, बाहर मतलब क्या, सबसे पहले की बात करें, याद रखना सेल वाल, क्या हो जाएगा, सेल, कोशिका भित्ति। अब पूछेगा बताइए हमारा मुद्रा जो होता है, नोट जो होता है, किसका बना होता है, कोशिका भित्ति का, याद रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है व्याख्या कि पादपों की कोशिकाओं में कठोर बाह्य आवरण, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पूछेगा बताओ बबुआ किससे बना होता है, याद रखिएगा सेल्यूलोज और पेक्टिन से। किससे बना था, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी थी। किसकी बनी थी, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी थी, इसको याद रखिए। पूछेगा बताओ इसका वर्ग क्या होता है, याद रखिएगा वर्ग स्ट्रक्चरात्मक बना के रखता है, सुरक्षा देता है और जल को संतुलन को बना करके ये रखने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा कोशिका, क्या बोल रहा है, कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन का हम लोग देखेंगे एक एक डिटेल। हरित लवक, हरित लवक क्या, पाद, देखिए लवक, पहले पूछेगा मतलब प्लास्टिक लवक जो है सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में ही, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। पूछेगा बताओ लवक कितने प्रकार का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, यानी कि 3 प्रकार का लवक होता है। यानी कि हरित लवक, हरित लवक क्या करता है, हरा होता है, पौधों का प्रति और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्या, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, रंग प्रदान करने का कार्यक्रम कर, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है। याद रखिए केंद्रक, तो केंद्रक तो दोनों में पाया जाएगा, किसमें, प्लांट में भी और एनिमल में भी पाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हुआ क्या बोला, इसको पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन केवल बोला है पादप में, मतलब सिर्फ वो पादप में ही पाया जाना चाहिए। अब ये लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है पादप में नहीं के बराबर पाया, लेकिन बहुत ही रेयर चांस में लाइसोसोम कभी कभी क्या हुआ है देखने को मिला, कि रेयर चांस में। तो इसका मतलब क्या, दोनों में मिलता है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, यानी कि हरित लवक, यानी लवक का 3 प्रकार होता है। हरित लवक किसमें पाया, सिर्फ और सिर्फ पादप में। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। हरित लवक को ही इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकाइड में स्थित क्लोरोफिल, किसमें, पूछेगा क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है, याद रखना है आपको, किसमें, थाइलोकाइड में। कहाँ पे, थाइलोकाइड में। और यह करता है सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या होता है, अपना प्रोटीन बनाता है, कि भोजन बनाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, डैश डैश में राजधानी, और राजधानी की वैक्यूल्स, क्या कहते हैं, वैक्यूल्स में मुख्यतः बड़े आकार की होती है। याद रखिएगा वैक्यूल्स जो है कि प्लांट में भी होता है, जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में होता है। और दोनों में अंतर क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। जंतु कोशिका में जो होगा एकदम बहुत छोटा छोटा होगा और बहुत सारा होगा, और पादप कोशिका में जो होगा राजधानी यानी वैक्यूल एक ही होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा। देखिए क्वेश्चन में बोला बहुत बड़े आकार किसमें, या पादप कोशिका में होता है, याद रखिएगा इसको। चलिए इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है पादप कोशिकाओं में राजधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। राजधानियों कोशिकाओं में क्या होता है, भंडारण अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करता है। वैक्यूल्स क्या करता है कि भंडारण का भी काम करता है और अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन का भी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अस्थि, अस्थि कोशिकाओं के आधार पर मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक पाए जाते हैं, तो उपास्थि के आधार पर क्या पाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन को डिस्कस पूछेगा। अस्थि इंग्लिश में कहते हैं बोन। अब हड्डी में क्या पाया, याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस। क्या पाया जाता है हड्डी में, कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी क्या होता है बाबा बताओ, बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। और हड्डी, इस हड्डी को कंकाल कहते हैं। या मनुष्य या जितना भी एनिमल को सीधा खड़े चलने में, उठने में, बैठने में, यह हमारा मदद करता है। पूछेगा हड्डी किसका बना होता है या उसमें क्या पाया जाता है, आपको जवाब देना है कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। लेकिन कार्टिलेज पूछेगा, क्या पूछेगा, कार्टिलेज, कार्टिलेज को कहते हैं हिंदी में उपास्थि। उपास्थि किसका बना होता है, तो याद रखिए उपास्थि बनाता है प्रोटीन और शर्करा का। क्या, प्रोटीन और शर्करा का बना होता है क्या, उपास्थि। आप लोग जैसे देखे होंगे, अगर कोई आप मटन खाइए, चिकन खाइए, तो उसका हड्डी जो होता है, देखिए बाहर का हड्डी उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस। लेकिन अंदर में जो मटेरियल होता है जिसको चूस करके खाते हैं, उसमें पाया जाता है प्रोटीन और शर्करा। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको मजा भी आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका व्याख्या कर देते हैं। व्याख्या कर रहा है उपास्थि को, उपास्थि क्या कहते हैं,
कॉन्ड्रोसाइट्स, क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बने थे। उपास्थि किससे बने थे, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट में ही पाया जाता है आपका प्रोटीन और शर्करा, इसको याद रखिएगा। कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि किससे बना होता है, कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट से बने, तो उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन और शर्करा पाया जाता है। अब मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स मतलब होता है किसी भी खाली स्थान, क्या होता है, खाली स्थान को ही मैट्रिक्स कहते हैं, खाली स्थान में ही पाया जाता है कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स बोले तो आपको माइंड में तुरंत हिट होना चाहिए, इस तरह होगा तो प्रोटीन और शर्करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, निम्नलिखित में से एक को छोड़ करके कौन सी संरचना है जो केंद्र में तभी पाई जाती है। देखिए अभी आपको कंडीशन अप्लाई कर दिया, केंद्र में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होती है, यानी कि डिफ्यूजन होता है, याद रखना है। वो क्रोमोसोम होगा, क्या होगा, गुणसूत्र। गुणसूत्र केंद्र में तभी आएगा जब वो क्या होगा, विभाजन के कगार पे होगा, इसको याद रखिएगा। इसका ये डिस्कशन देखते हैं, कह रहा है गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है। क्या होता है, डीएनए प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन। और कोशिका विभाजन के मध्यस्थता के दौरान गुणसूत्र कोशिका के मध्य में क्या होता है, स्टोर होता है। और इसको किसकी सहायता हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जहां हम, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन टेक्नीशियन एलपीएस जेई मतलब रेलवे एग्जाम में 2024 में और 2025 में जो कंडक्ट कराई है रेलवे ने, उस समय ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ लेटेस्ट एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन मिलता है जो कि आपको नए एग्जाम में दिशा प्रदान करेगी। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ऐसी स्थिति में जो हम घायल हो जाते हैं, क्या बोल, जो हम घायल हो जाते हैं, हमारा शरीर से ब्लड निकलना चालू हो जाता है, रक्तस्राव में दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इनसे बचने के चोट के स्थान पर ब्लड क्लॉटिंग किस स्थिति में जमेगी और उसके लिए कंडीशन क्या है, तो याद रखिएगा ब्लड क्लॉटिंग जो है हमारा क्या करता है, ये रक्त बिंबाणु को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अब देखिएगा यहाँ पे और आपको चीज बताते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के भी अंदर तो ब्लड क्या कर सकता है, क्लॉट कर सकता है। क्यों नहीं क्लॉट कर सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हिपेरिन पाया जाता है, हिपेरिन ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता है। लेकिन जैसे ही वो वायु के संपर्क में आता है, जैसे कहीं भी हमारा बॉडी में कट का निशान और वहां से ब्लड निकलना चालू हुआ, तो जैसे हिपेरिन क्या हुआ, वायु के संपर्क में आता है, वो खुद ही नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या हमारा थ्रोम्बोसाइट जो होता है, रक्त बिंबाणु, यहाँ पे एक जाली का काम करता है और जाली बीच जाता है और ब्लड क्लॉट होने से हम रुक जाते हैं, यानी कि ब्लड निकलने से रुक जाता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, कह रहा है रक्त बिंबाणु के प्लेटलेट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त में मौजूद छोटे रंगहीन कोशिका के, और ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, देखिएगा कोशिका के छोटे टुकड़े रक्तस्राव को रोकने और थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा, या अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखेंगे क्या होगा, ये फूल जाएगी, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और कम सांद्रता वाले रखेंगे तो यह सिकुड़ जाएगी, इसको याद रखिएगा। ये इसका व्याख्या देखते हैं, कह रहा है जब एक पादप कोशिका में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखा जाता है तो प्रासरण की क्रिया होती है। क्या होती है, प्रासरण। आप बताए ही थे आपको, जस्ट प्रासरण होगा तो माइंड में फटाक हिट करना चाहिए आपको, अर्धपारगम्य झिल्ली होगा। अर्धपारगम्य झिल्ली होगा, इसका मतलब होगा कि उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल प्रवेश करेगी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है पादप कोशिकाएं अपने निर्देश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, जिसके परिणाम से वो फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। देखिए जल के कारण, किसके कारण, जल के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अब व्याख्या में क्या कर रहा है, जब कोशिका द्रव्य सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, इस घटना को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। पूछेगा प्लाज्मोलिसिस क्या है, यानी कि प्लाज्मोलिसिस कोशिका द्रव्य का सिकुड़ जाना। क्या होता है प्लाज्मोलिसिस, कोशिका द्रव्य का सिकुड़ जाना। और जब कोशिका द्रव्य फैल जाएगा तो उसका हो जाएगा डीप्लाज्मोलिसिस। क्या हो जाएगा, डीप्लाज्मोलिसिस, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कह रहा है वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका, उसके एक कोशिका होगा, सीधे होगा यूनिसेल्युलर। क्या हो जाएगा, यूनिसेल्युलर। चलिए आज का क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।